वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. जिस वक्त हम और आप एक दूसरे से मुखातिब हैं, उसी समय काशी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे हैं। 5 किलोमीटर लंबा रोड शो। भूतो न भविष्यति जैसी सजावट, भव्यता, पूरी काशी भगवामय, देश भर का प्रतिनिधित्व काशी में, लगे कि हां पूरा देश काशी में समाहित हो गया, ऐसा भाव। हर राज्य के पारंपरिक वेशभूषा में लोग, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का परिवार शहनाई वादन करेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तमाम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियां रहेंगी। देश के तमाम मान्य धर्माचार्य रहेंगे। एक ऐसा दृश्य भाजपा ने काशी में बना दिया जो चुनाव में दूर तक असर डालेगा। कल नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे। नामांकन में 1 दर्जन से ज्यादा तो मुख्यमंत्री होंगे साथ। सोचिए, 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री। ऐसा दृश्य भाजपा बना देना चाहती है, ऐसा परिदृश्य बना देना चाहती है कि में से जाए कि कोई नहीं है टक्कर में टाइप का। और इतना भव्य रोड शो और इतने बृहत स्तर पर नामांकन की तैयारी, नामांकन का दृश्य शायद ही भारत के संसदीय लोकतंत्र के चुनावों में कभी हुआ हो इससे पहले। जो नरेंद्र मोदी अक्सर कहते भी हैं कि मैं छोटा नहीं सोचता, बड़ा ही सोचता हूं, बड़ा ही करता हूं, छोटा करने से क्या फायदा। तो वही स्थिति आज शायद भाजपा ने उनसे सीखी है कि रोड शो करो तो बड़ा करो और नामांकन करो तो भव्य करो। इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ होता है, ये जान लीजिए। जो दूसरे प्रत्याशी वहां लड़ रहे होते हैं उनकी स्थिति सोचिए, जिनकी नामांकन की कोई चर्चा नहीं, पर चर्चा नहीं होती कहीं। इससे पहले भी देश में कुछ बड़े नेताओं के नामांकन हुए, रोड शो हुए, आपने कहीं चर्चा सुनी? इतनी नहीं। बनारस गूंज रहा है। एक तो स्थिति, और दूसरी स्थिति ये उत्तर प्रदेश में एक दूसरे छोर पर कन्नौज। जी, ये वही कन्नौज जिसने पहली बार और अंतिम बार जिस लोकसभा क्षेत्र से समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक उपचुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। ये वही कन्नौज जहां से मुलायम सिंह जीतकर लोकसभा पहुंचे। 7 बार समाजवादी पार्टी के कब्जे में रही कन्नौज की सीट। 19 में डिंपल जी यहां से हार गई थी, सुब्रत पाठक जीते थे। तो इस बार सुब्रत पाठक से लड़ने के लिए कन्नौज में खुद उतरे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं मित्र जिसमें विजय तो सहज रूप में ली जाती है, भाई ठीक है इनको जीतना ही था, लेकिन अगर कोई दुर्घटना घट जाए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो आपका राजनीतिक तौर पर इतना नुकसान हो जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये कन्नौज का मामला वैसा ही है। समाजवादी पार्टी के लिए ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव की जीत कन्नौज से
सपा के लिए प्राण रक्षक दवा का काम करेगी। इसके विपरीत कोई दृश्य बना तो समाजवादी पार्टी के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। 27 का चुनाव है, बहुत दूर नहीं, और उसके बीच में पंचायतों का चुनाव है। ये दाग, हालांकि अभी तक अखिलेश यादव जितने भी चुनाव लड़े हैं, ये भी नोट कर लीजिए, कोई चुनाव वो व्यक्तिगत तौर पर हारे नहीं हैं, पार्टी को छोड़िए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश यादव ने जितने भी चुनाव लड़े, 2009 में शायद पहला लड़ा था, तब से लेकर आज तक कोई हारा नहीं। 2004 में लड़ा था शायद, हाँ, तब से लेकर कोई चुनाव वो हारे नहीं। कन्नौज से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था, चुनावी जीवन, लेकिन इस बार कन्नौज में लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। आज कन्नौज में वोट खूब पड़ा। मजे की बात मालूम है आपको, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वोटिंग आज 13 सीटों में कहां हुई है? कन्नौज में हुई, जहां अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक। और कहां से हुई? खीरी, जहां से टेनी लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा वोटिंग उत्तर प्रदेश में खीरी में हुई, सेकंड नंबर पर कन्नौज में हुई। यानी वोट पड़ा है, और इन दोनों जगह पड़ा है। बाकी जगह बहुत कम वोट पड़ा, लेकिन इन दोनों जगह भरपूर वोट पड़ा है। उसका अर्थ क्या है, उसकी मैसेजिंग क्या है, संदेश क्या है, ये देखने वाली बात है और महत्वपूर्ण बात है। कन्नौज का चुनाव भाजपा के लिए कम, सपा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण की जगह मैं कहूंगा क्रूशियल है, क्रूशियल। सपा को यहां से जीतना ही होगा, क्योंकि 27 का चुनाव विधानसभा का कन्नौज के परिणाम से प्रभावित हो जाएगा अगर यहां कोई दुर्घटना घट गई समाजवादी पार्टी के लिए तो। इसलिए ये चुनाव बड़ा है और कड़ा है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए, फिर बहस में चला। एक तरफ चौथे चरण का चुनाव, दूसरी तरफ पीएम मोदी का मेगा शो। यूपी के सियासी गलियारे की ये वो तस्वीरें हैं जहां दिग्गजों का दंगल सजा है। बात करें चौथे चरण की तो 13 सीटों के रण में कई जगह कड़ा मुकाबला है, लेकिन सबकी नजर अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक वाले कन्नौज पर जमी है, क्योंकि इस बार बहुत कठिन है डगर कन्नौज की। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखो, चूंकि पिछली बार भी यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस का भी समर्थन था, और उसके बाद भी हम लोग लड़े थे और जीते थे। इस बार तो बसपा अलग है। देखो, अब क्या होता है तो 4 तारीख को सामने आ जाएगा। अब हम इसमें क्या कयास पहले से लगा सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए यहाँ डिंपल की हार का बदला लेने के साथ साथ गढ़ वापसी की चुनौती है। हार जीत के समीकरण में बीते 2 चुनाव में कन्नौज ने खूब चौंकाया है। 2014 में डिंपल जहां करीब 19,000 वोटों से जीती थी, वहीं 2019 में 12,000 वोटों से हारी थी। इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यहां रैली भी की। वहीं कन्नौज में मतदाता केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन हालात में मतदान के दिन भी कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जनता का, कि जनता लगातार वोट डलवा रही है और जनता स्वयं वोट डालने जा रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है लोकतंत्र में, जनता स्वयं वोट डालने निकल पड़े। देखिए, जब मैंने देखा बीजेपी के लोग घूम रहे हैं जगह जगह, तो मजबूरी में आना पड़ा, वरना मैं तो नहीं आता। ये वो क्षेत्र जो हम लोगों ने बनाया है, तो इसलिए कभी आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे हमें। कन्नौज के अलावा इस चरण में मुलायम सिंह के गृह जनपद इटावा पर भी सबकी निगाहें हैं। 2019 में इस चरण की सभी 13 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए वैसे तो रिकॉर्ड दोहराने की चुनौती है, लेकिन लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, उन्नाव पर वोटरों की नाराजगी और जातीय समीकरण से थोड़ा तनाव हो सकता है। हालांकि ब्रांड मोदी योगी की चमक में इस चरण में भी बीजेपी का जोश हाई है। तीसरे चरण तक जो मोदी लहर थी,
अब चौथे चरण में वह सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। कारण है पूरे देश से एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार। उधर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी के मेगा शो और शक्ति प्रदर्शन ने सपा कांग्रेस गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। 14 तारीख के नामांकन से पहले ही बनारस की तस्वीर ने आसपास की सीटों पर तासीर बदल दी है। आज से करीब 22 घंटे काशी में रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान रोड शो के अलावा काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। देश प्रदेश के मंत्रियों के अलावा 12 राज्यों के मुखिया भी रहेंगे। यहाँ रायबरेली के साथ हमारा रिश्ता 100 साल से ज्यादा लंबा है। हमारे परदादा प्रियंका के मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक जीवन रायबरेली के खेतों में किसानों के साथ, मजदूरों के साथ किया था। आप सोचिए 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है और इसीलिए मैं यहां रायबरेली से चुनाव लड़ने आया हूं। बहरहाल एक तरफ जहां चौथे चरण का रण सजा, तो वहीं राहुल गांधी भी नामांकन के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे। इधर नामांकन से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी के शक्ति प्रदर्शन ने विपक्ष की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या कन्नौज में कठिन है रण? क्या काशी के संदेश से पूरा होगा 400 वाला प्रण? एक छोटा सा विज्ञापन है, देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? आलोक वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आलोक जी का स्वागत है। विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास श्रीवास्तव जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, दो घटनाएं बड़ी, कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी का इम्तिहान और बनारस में भूतो न भविष्यति की तर्ज पर भाजपा जो आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, वो कैसे देखते हैं इन दोनों घटनाओं को? अमिताभ जी, हम अखिलेश यादव जी का अगर जिक्र करते हैं तो 2012 में वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो 14, 17, 19, 22 चारों चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए लड़े और चारों चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। दूसरी चीज, अगर हम 14 और 19 का अंतर देखते हैं कन्नौज की सीट पे, तो 19,000 और 12,000 है। ये कोई ऐसा अंतर नहीं है कि आपको लगे कोई बहुत बड़ा जनादेश जनता ने दिया हो। तीसरी चीज, आज उनको खुद उस चुनाव में उतरना पड़ा। चौथी चीज, इस बार बीएसपी उनके साथ नहीं है।
इस फैक्टर को हमें काउंट करना पड़ेगा। पिछली बार 12,000 से जब भाजपा जीती थी तो बीएसपी, सपा, कांग्रेस तीनों पार्टियां एक साथ लड़ रही थी वहां पे। इस बार ये बदलाव है, बीएसपी का अपना कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी की ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर दिख रही है और इस पे हमें चौंकाने वाले नतीजे दिखेंगे। जैसा कि आप अपने शुरू के उद्बोधन में कह रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी ये सीट हारती है तो ये सिर्फ एक सीट नहीं है, यूपी में ये बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आएगा, क्योंकि यूपी में मुख्य विपक्षी दल की स्थिति में इस समय समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस और बीएसपी विपक्ष का रोल नहीं निभा पा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को फिर से ये सोचना पड़ेगा कि क्या 27 के लिए हमें क्या तरीके अपनाना पड़ेंगे, क्योंकि 12,000 19,000 की हार जीत जो है सामान्य हार जीत होती है। इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख का मार्जिन होता था, जिससे ये कंफर्ट जनरेट होता था कि आगे चुनाव किस दिशा में जाएगा। अब हम आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के रोड शो पे, तो मुझे लगता है भाजपा की इसमें जरूर तारीफ करनी चाहिए कि भाजपा किसी भी नामांकन को एक इवेंट के रूप में कैसे बनाती है, कैसे जनता तक वो मैसेज पहुंचाती है। आप देखिए इस समय लास्ट फेज में लास्ट आवर चल रहा है वोटिंग का, 5 से 6 के बीच में जनता वोट डालने जा रही है। 5 बजे पूरा बनारस पटा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो पे निकल चुके हैं। ये चीजें विपक्ष को देखनी, सीखनी, समझनी पड़ेंगी। ठीक है मनीष बाबू, ठीक नामांकन करते हैं, राहुल जी नामांकन करते हैं, कोई दोनों के साथ एक भी विपक्ष इंडी गठबंधन का नेता भी साथ में नहीं जाता। ठीक है मनीष बाबू, अभी रुकना होगा। विजय राठी जी, मायावती जी 2 बार, अब चूंकि वोट हो गया आज है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। बहुत ज्यादा उसमें जाने के बाद अब 4 जून भी आ ही रहा है तो फिर दिक्कत आती। मायावती जी 2 बार मैनपुरी गई और ललकार के आई, क्या दमखम से। बाकी जगह तो एक ही बार गए, मैनपुरी 2, अरे कन्नौज, सॉरी माफ करें, कन्नौज 2 दफा गई, ठीक। और कैंडिडेट भी उनने छांट के उतारा है। 19 में बीएसपी आपके साथ थी, अजीत सिंह आपके साथ थे, तब कन्नौज ने आपको निराश कर दिया था। और आज अखिलेश जी वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर खुद गए, उन्होंने खुद कहा कि मैं आता नहीं हूं सामान्यतः, इस तरह से। बड़े नेता हैं, स्वाभाविक है। बोले लेकिन क्या करें, आना पड़ा, बीजेपी के लोग घूम रहे थे तो मुझे भी आना पड़ा। क्या कन्नौज में फाइट टफ है, मामला फंस रहा है विजय राठी जी? देखिए अमिताभ जी, मैं भी प्रैक्टिकली बात करूंगा। जब 2019 की बात आती है तो कई बार मैं बड़ा सोचता हूं कि 19 में आरएलडी भी हमारे साथ थी, बीएसपी भी। लेकिन आप ये बताइए, आज आरएलडी साथ नहीं है, बीएसपी साथ नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपने देख लिया, क्या सीट फंसी हुई नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई नहीं है? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पश्चिम से, आप ही के टीवी पे मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है उसमें, लेकिन आज वो दोनों पार्टी नहीं है। इस तरीके से तो हमें सोचना चाहिए, जब दोनों हमारे साथ नहीं है तो भाजपा को वो कवर दे दिया जाए। उसी चीज पे इक्वेशन ये नहीं लगानी चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से अभी हमारे पत्रकार साथी भी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के रोड शो से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा, लेकिन हमारे रोड शो से शायद इनको किसी को कोई सीखना नहीं चाहिए। हमारे रोड शो में कमी निकलेगी, जनता नहीं दिखेगी, उनके रोड शो में सब कुछ दिखेगा, सिक्योरिटी नहीं दिखेगी। मैं आपसे अमिताभ जी एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल ये है कि कन्नौज भी इतिहास रचने जा रहा है, और इतिहास सिर्फ कन्नौज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इतिहास रचने जा रहा है। जानते ये भी है इस चीज को। जिस तरीके से इन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके से इन्हें नेताओं ने, एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, अरुण गोविल जी ने मेरठ में चुनाव के बाद एक ट्वीट किया और 2 घंटे बाद डिलीट कर दिया। आप तो बड़े पत्रकार है, समझदार है, मैंने फिर भी कहा आपको हम मानते हैं, आप उनके ट्वीट का मतलब देखिए क्या था। उन्होंने कहा मेरे अपनों ने मुझे मेरठ में धोखा दे दिया। अरे वो खुद चिंतित है, वो सुबह निकल गए। इनकी समझ में कब आएगी कि इनकी सारे चरणों में हालत खराब है। ठीक है राठी साहब, ठीक है, पिछली डिबेट में मुझसे कही थी, ठीक है विजय राठी, आप रुक जाइए, ठीक है, एक रुक जाओ, आगे बात आप, अच्छा बोलो भैया, बोलो। आपने कहा था पिछली बार डिबेट में कि बड़े नेता को क्यों नहीं जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। तो अगर नहीं जाए तो भी दिक्कत है, और अगर चले जाए बूथ पे तो भी दिक्कत है। अब समझ नहीं आता करे क्या। ठीक है विजय राठी, ठीक है, ठीक है, अब रुक जा, अब लगातार नहीं बोलो। आप लोग गलत सुन लेते हो, मुश्किल ये है। चुनाव के समय बिल्कुल अटेंटिव रहो, सतर्क रहो, गलत फलत ना सुना करो। मैंने कहा था प्रचार में सब जगह जाना चाहिए, हर बूथ पर वोटिंग के दिन जाना चाहिए नहीं कहा था। क्या करते हो भाई, यही तो समस्या है। खैर,
विजय राठी जी, मैंने अभी तक नहीं कहा कि भाई 3 चरणों में सब जगह किसकी हालत खराब है और किसकी अच्छी है। ये 4 जून का फैसला हम कौन होते सुनाने वाले। खैर, आप कार्यकर्ता लोगों पार्टियों का, आप लोग तो कहोगे ही 4 जून की सुबह 12 बजे 11 बजे तक कब बोलोगे, उसमें कोई समस्या नहीं, स्वागत है। क्योंकि अभी कोई मैकेनिज्म है ही नहीं जो ये बता दे कि हालत किसकी खराब किसकी अच्छी। अभी सिर्फ संभावनाओं पर बात हो सकती है। खैर, अखिलेश यादव की चर्चा में इसलिए कर रहा, राहुल गांधी की चर्चा नहीं करूंगा इतनी महत्वपूर्ण ढंग से। उसका कारण, राहुल जी के पास ऑप्शन है, वायनाड चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, आंध्रा चले जाओ, कहीं चले जाओ, छोड़ो अमेठी, नहीं आएंगे अमेठी 5 साल। क्या अखिलेश जी के पास विकल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश छोड़ के कहां जाओगे? राहुल गांधी ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, वे अमेठी बाहर जाएंगे, नहीं आएंगे 5 साल, लेकिन अखिलेश यादव को तो रहना होगा। यही रहेंगे। अरे रुक जाओ भाई, बीच में नहीं बोलो, इनकी आवाज बंद करो अभी, बीच में नहीं। मेरी बहस में ये सब नहीं चलेगा। बहस में आपने अपनी बात कह दी, लगातार कमेंट्री नहीं चलेगी मेरे साथ, किसी की भी नहीं चल सकती, इसलिए विजय राठी से भी रुकना होगा। इसलिए मैंने ये विषय कन्नौज का उठाया, और कन्नौज महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 14 में जीत बड़ी नहीं थी और 19 में पराजय हो गई। जो लोग ये कह रहे हैं, आपके पास आ रहा हूं विकास बाबू, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कन्नौज इतिहास रचेगा, मेरे हिसाब से वो लोग खतरनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सफाई भी कर रहे हैं तो। विकास जी, कन्नौज इतिहास एक ही शर्त पर रच सकता है, अखिलेश जी का जीतना इतिहास रचना नहीं है ना। कन्नौज में 7 बार सपा की पास रही सीट, इतिहास कैसे रच जाएगा? इतिहास तो दूसरी स्थिति में ही रचा जा सकता है ना। तब ऐसा नहीं कहना चाहिए कन्नौज इतिहास रचने जा रहा है, उसकी व्याख्या दूसरी हो जाएगी। खैर, विकास श्रीवास्तव, प्रधानमंत्री आज एक बड़ा रोड शो कर रहे हैं और कल नॉमिनेशन कर रहे हैं बनारस से। आज मैं अजय राय को कहीं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 100% ने 1000% लिख के रख लो, हम जीतेंगे बनारस से। ये दुर्धर्ष आत्मविश्वास, दुर्दमनीय आत्मविश्वास कहां से लाते हो भाई विकास जी? अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के अजय राय जी मुखिया जी, और मुखिया का अगर आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाया जाएगा तो आप पत्रकार अच्छी तरीके से जानते हैं, मुखिया को हमेशा आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलती है ऐसे वक्तव्यों से। और सवाल रहा, अब तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से। जब 2 बड़े गठबंधन का चुनाव है तो आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने जो वोट हासिल किया, कांग्रेस ने जो वोट हासिल किया, अगर दोनों वोट को पिछले लोकसभा चुनाव से जोड़ा जाए तो 3-3.5 लाख वोट से स्टार्टिंग हो रही है। और ये चुनाव जो है झूठ और सच की लड़ाई का चुनाव है, और इस चुनाव में 10 वर्ष प्रधानमंत्री से सीधे इंटरेक्ट होने का चुनाव है। जो सवाल आम जनता का है, अजय राय जो प्रश्न खड़ा करते हैं, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रश्न है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी दल उसमें शामिल हैं। और जो लोग प्रधानमंत्री को का एक आरोप है कि उन्होंने आज, आरोप क्या सत्यता है कि आज तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो आज हर बूथ पर अजय राय चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता, सपा का कार्यकर्ता, आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता, तमाम सारे सामाजिक संगठन जब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ आत्मविश्वास कमजोर होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। रहा सवाल रोड शो प्रधानमंत्री की पद और गरिमा के अनुरूप अगर इस वक्त अगर उनको लगता है तो वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संसाधन है, जो सरकारी संसाधन है, उसका उन्होंने प्रयोग अपने आप को महिमा मंडित, और प्रधानमंत्री तो खास तौर से कपड़े से लेकर के हेयर स्टाइल से लेकर के अपने बगल कौन खड़ा होगा, सिक्योरिटी कितनी होगी और किस स्तर की सिक्योरिटी होगी और वो क्या करेगी, पूरा वो तो कहिए कि फ्लैग मार्च निकलवा चुके होंगे, तमाम सारा भरम और ध्यान आकर्षण का जो सबसे अच्छा उनके पास कला है। हमारे प्रधानमंत्री भारतवर्ष के देश की जनता का काढ़ी कमाई का सारे संसाधनों का प्रयोग करके अपनी ओर ध्यान तो आकर्षित करा लेते हैं, पर यही एक प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी रुकना होगा, अब रुक जाओ, आगे बात आगे, अभी रुक जाओ, आगे बात आगे। आलोक वर्मा के पास चलूं, लेकिन उससे पहले मैं कहूं कि नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जब जाते थे कहीं हैं
तो क्या होमगार्ड को साथ ले जाते थे कि आज अब गुड्डू बैठ जाओ पीछे, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं? नहीं ना यार, कुछ तो समझो। अच्छा, दूसरा, वो खेत बेच के पेमेंट करते थे नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, अपना मकान बेच के पेमेंट करते थे पुलिस का? नहीं ना, गजब बात कर रहे हो। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थी, वायुसेना के विमान से जाती थी, तो आनंद भवन बेच के पैसा देती थे क्या? नहीं ना। समझ नहीं है, तथ्यों को साफ रखो, स्पष्ट रखो, तो वो वजनदार लगेंगे। खैर चलिए, मैं एक बात कह के आलोक वर्मा के पास जाऊंगा, फिर उनसे एक प्रश्न लूंगा कि विकास जी ने कहा कि भाई अब की इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव। शब्द नया है, ठीक। हकीकत यह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, ठीक। बाकी आम आदमी पार्टी और खास आदमी पार्टी को उनको खुद ही नहीं पता वो कहां है उत्तर प्रदेश में। उनको कहां पता कोई चिड़िया बोल रही वहां? नहीं ना, इसलिए वो विषय यहां पर चर्चा में नहीं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस 17 में होके चुका है। ये अखिलेश यादव राहुल गांधी का अलायंस है ना, 17 में हुआ है। और समाजवादी पार्टी अपने जीवन के सबसे बुरे परिणाम के लिए जानी जाती है 17 में। उससे बुरा परिणाम मुलायम सिंह ने जब पार्टी बनाई थी तब से लेके आज तक कभी नहीं आया। विजय राठी को याद होगा तो पता होगा, 47 सीट को लाई थी जब राहुल जी ने हाथ पकड़ा था, बोले आ गए बबर शेर, तो 47 सीट आई। गिनने में शर्म, बताने में शर्म। इसलिए इस अलायंस को जब तक अदरवाइज परिणाम ना आ जाए महिमा मंडित नहीं कर सकते हम ना। ये समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा अलायंस, ये सच्चाई है। नया अलायंस थोड़ी ना है। काजू की बर्फी डिब्बे पे लिखा है, दूसरी बार नया डिब्बा उसके ऊपर लिख दिया काजू कतली, तो अंदर की बर्फी थोड़ी ना बदल जाएगी यार। बोले नहीं, आपकी नया ये काजू कतली है, वो बर्फी था। अरे मूल बात क्या है? काजू है और खोया है। वैसे अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, मूल बात यही है ना। काजू कतली लिखो चाहे काजू बर्फी लिखो। आलोक वर्मा जी, कन्नौज में क्या स्थिति? चूंकि मैंने कन्नौज को आज जितना देखा समझा, दोनों लोगों मेरा मतलब भाजपा और सपा ने 100 से 150 चिट्ठी ठोकी हैं। क्या 100 से 150 चिट्ठी खड़काई हैं? मान लो क्या चुनाव आयोग को, फला बूथ पे फलाने गड़बड़ कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, इस टाइप की जो चिट्ठी होती है। इसका मतलब क्या? अखिलेश यादव ने कहा भाजपा वाले बदमाश गुंडई कर रहे हैं इसलिए मुझे उतरना पड़ा मैदान में। हालांकि बड़ा वैसा है, मुलायम सिंह भी जब 96 में यहाँ चुनाव लड़े थे, 97 में शायद, तब मैंने उनको नहीं देखा था कि वो बूथ पर गए हों। कोई नहीं गया उतने बड़े परिवार का। खैर अखिलेश जी आज लड़े हैं, सुब्रत पाठक भी लड़े, और दोनों के आरोपी हैं एक दूसरे पर के बूथ कैप्चर, इन्होंने हमको वोट नहीं डालने दिया। क्या स्थिति है कन्नौज की? मैं तो गजब। कहाँ खड़े हो आप जी? मैं तो जी भैया म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर कर लिया देखो जी। आवाज डबल आ रही है। आ रही आवाज जी। जी तो मैं तो देख रहा हूँ, अगर किसी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया नगरी द्वारे टहल रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, एक सीट पे सिमट गए हैं, तो उनकी दहशत का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2012 का इलेक्शन वो आखिरी इलेक्शन था जब अखिलेश यादव कहीं चले थे, साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली थी, उस समय मुलायम सिंह जी भी थे, बहुत सारे दिग्गज समाजवादी पार्टी का अंग हुआ करते थे, तब वो इलेक्शन जीते थे। उसके बाद कोई भी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ हो, आपने अभी खुद ही बताया कि 2017 का इलेक्शन यही जोड़ी थी ना, यही नौजवानों की जोड़ी थी, यही राहुल गांधी थे, यही अखिलेश यादव जी थे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे काम उन्होंने किया है, कुछ बेहतर उत्तर प्रदेश को बनाया है, और उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या दशा अखिलेश यादव जी की कांग्रेस की बताने की जरूरत नहीं है। तब से तो बहुत बहुत गंगा में पानी बह चुका है। 2017 बीता है, 19 बीता है, 22 बीता है, कोई भी इलेक्शन आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीतती रही है। और कांग्रेस का क्या हाल है, अमेठी का क्या हाल है? एक मिनट रुकूंगा फिर अपनी बात कही। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बाबू, फिर अपनी बात कहेगा।
एक सच ये भी है, तथ्य ये भी है कि अखिलेश यादव ने अपने अब तक के राजनीतिक जीवन में जितने भी चुनाव लड़े, व्यक्तिगत अखिलेश यादव की बात कह रहा हूं, उसमें से कोई चुनाव वो नहीं हारे। आलोक वर्मा भाई राष्ट्रीय मुखिया हैं, निश्चित रूप से कुछ कद होता है, जिस इलाके में वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ का कुछ औरा भी होता है। लेकिन आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ तो हमने हराया ना। उनका तो गढ़ था, उनके तो अपने वोट बैंक थे, अपनी जातियों का भी वोट बैंक था। जो यम और वाई शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं कि यम भी मेरे, वाई भी मेरे, उसके बावजूद भी हमने आजमगढ़ में उनको घेरा था। तो मुझे लगता है कि 2019 के बाद 5 साल तैयारी करने का हमको मौका मिला है। कन्नौज में हमने क्या किया है ये भी पता चलेगा। 4 जून आ जाने दीजिए। अखिलेश यादव बेवजह नहीं है वहां पर, बेवजह गलियों में नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बार हारे, और उसमें कहीं कोई शक नहीं कि इस बार हारे, वो हारने जा रहे हैं। 4 जून का जब नतीजा निकलेगा तो पूरा देश अचंभित होगा कि किस तरीके से हमने कन्नौज में अखिलेश यादव जी को ढा दिया। और 4 जून में एकदम परिवर्तन आ जाने वाला है। इस बार समाजवादी पार्टी बचने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी को तो पिछली बार हमने समेट दिया था अमेठी में। 5 साल हमने तैयारी की थी। उस समय भी आपको याद होगा कि 2014 में जब स्मृति जी हारी थी, उसके बाद वहां पर रुक करके उन्होंने 5 साल तैयारी की थी, और 2019 में हमने कांग्रेस का गढ़ ढहा दिया था। ठीक है आलोक जी रुकना होगा। ठीक बात। मनीष अग्रवाल आ रहे हैं भैया, विजय जा रहे हैं, मैं क्रम से आऊंगा, आपके पास जरूर आऊंगा। मनीष अग्रवाल, बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ठीक। मेरा प्रश्न ये है कि 24 में 27 की पटकथा भी लिख जाएगी, ठीक। बसपा की सेहत पे कोई बहुत लोड नहीं है, क्योंकि वो 27 में कोई सरकार बनाने की दावेदारी की स्थिति में हो, ऐसा अभी नहीं लगता है। 13% वोट बचा है, और नीचे आ जाएंगे इस बार थोड़ा बहुत, तो 10 के आसपास। कांग्रेस उस दिशा में सोच भी नहीं सकती, ठीक। मंच है, भाषण है, सब बात ठीक है, लेकिन कांग्रेस सभी सरकार के लिए 27 में लड़े, सब संभव नहीं। केवल दांव पर समाजवादी पार्टी है, स्टेक समाजवादी पार्टी का है। 24 का परिणाम 27 में उसके लिए सुविधा या असुविधा तय कर देगा। मनीष अग्रवाल, ठीक कह रहा हूं कि नहीं? लोग आगे का चुनाव जोड़ के नहीं लड़ते हैं। ये 24 में 24 लड़ रहे हैं, 17 में 17 लड़े थे, 19 में 19 लड़े थे। 19 का रिजल्ट आया, मायावती जी से उसी दिन बिना किसी बातचीत के अलगाव हो गया। 17 में राहुल गांधी जी से हो गया था, 19 में उनके साथ रही था। आपको चुनाव लड़ने की योजना बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है इस बार सपा और बीएसपी ने रिकॉर्ड कायम करा है सीटें बदलने का। जो 5-10 साल से सत्ता में नहीं है, उनको भी कैंडिडेट इलेक्शन के वोटिंग के दिन, इलेक्शन के आखिरी दिन, नॉमिनेशन के दिन कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। स्थिरता ही नहीं है। कार्यकर्ता को यही नहीं मालूम है कि हमें किसको वोट देना है, किसके लिए प्रचार करना है, क्या करना है। इन लोगों को अगर अभी से प्लानिंग करके इन्होंने 27 की प्लानिंग से अभी कैंडिडेट दिए होते तो इसका रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता। आपने देखा होगा राज्यसभा चुनाव में एक जीती सीट समाजवादी पार्टी ने हार दी। वो 3 सीट जीत सकते थे, उनके पास सरप्लस वोट था, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट का चुनाव अच्छा नहीं। ठीक है मनीष बाबू, ठीक है। राज्यसभा का आपने जिक्र किया, विजय राठी पर जब मैं जाऊंगा तो एक प्रश्न है मेरे मन में। खैर विकास जी, 24 में विपक्षी दलों का अपना इंडिविजुअली क्या परफॉर्मेंस रहती है, उससे 27 की उनकी संभावनाएं तय हो जाएंगी, नहीं कि भाई 27 में क्या जोड़ घटाना रहेगा, उसकी झांकी मिल जाएगी 24 में। विकास जी, तो कोई जरूर वाजिब नहीं है, पर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। 2012 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती थी उत्तर प्रदेश में, और आज 2024 चल रहा है। 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी से नेट टू नेट सदन में अगर कोई फाइट कर रहा है वो समाजवादी पार्टी, और देश में कांग्रेस पार्टी 10 साल से रही है। और मोदी जी और उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जितने भी बिल पास हो रहे हैं जो देश के लिए अहितकर हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी। तो आप ये नैरेटिव 2024 का जो चुनाव है, अगर टीवी पे बैठकर बोलूंगा तो आप कहेंगे कि ये चैनल पे तय नहीं होता है।
चौथा चरण है और इस वक्त आप 10 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी काम कर रही है। इसके बाद भी सबसे ज्यादा चिंता आपके विश्लेषक हो, भाजपा के प्रवक्ता हो, स्वयं आप कंसल्टिंग एडिटर हो, अमिताभ जी हो, और इस देश के आपका जितना कन्नौज में उठेगा तूफान, अखिलेश का रण, काशी मोदी 400 वाला प्रण, मतलब 400 वाला जितना प्रण है उसको सबको प्रचारित करने का काम TV9 कर रहा है। ठीक है। और सारा देश देख रहा है इस वक्त कौन खड़ा है समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ। ठीक। आज हमें भरोसा किस पर है? देश के अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर। बिल्कुल अच्छी बात, भरोसा रखिए, बिल्कुल भरोसा रखिए। ठीक है, ठीक है विकास, आगे बात भैया, विकास बाबू आगे बात अच्छे से आगे। अब रुक जाओ, अनंत काल तक नहीं बोलोगे ना, आगे बात, अब रुक जाओ। आपका अतिवादा और अहंकार है कि आप अपनी बात कहने के लिए 15 मिनट अरे बाद भी 15 मिनट पहले भी रखते हैं, और जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है तो आ गई इतना कीमती। आपने अपनी बात रखी ना, दूसरे लोग नहीं रखेंगे। आपको नहीं देना चाहिए। नहीं कि अब खुल के आपसे कह रहा हूं, कल से आप मत बुलाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहस में मत पड़ो, धन्यवाद, नमस्कार। चलो ठीक है। विजय राठी जी, प्रश्न वही 24 में का लोकसभा चुनाव निपटेगा। समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से ज़्यादा प्रतिष्ठा का विषय है विधानसभा का चुनाव। ठीक, सपा, बसपा और कांग्रेस इंडिविजुअली उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का चुनाव विधानसभा में लड़े, वो घोषणा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सब जानते हैं कि नहीं लड़ रहे कोई। लड़ना है समाजवादी पार्टी को। क्या 24 में जो नतीजा आएगा उसकी छाया 27 के जब आप मुख्य चुनाव में उतरोगे, आपके लिए मुख्य चुनाव है 27, तो क्या उसकी छाया उस पर पड़ेगी, 24 की छाया 27 पर? विजय राठी देखिए अमिताभ जी, वैसे मैं बता दूं रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले ही आएंगे जी। और जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, प्रधानमंत्री काम पर वोट नहीं मांग रहे, वो हिंदू और मुसलमान पे कर रहे हैं, उस पर वोट मांग रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, ऐसे उदाहरण इस देश में हैं कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई लेकिन एमपी की सीट वो नहीं जीत पाई, एमपी की सीटें भाजपा चली गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं अलग होते हैं और जो लोकसभा के वो अलग होते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात यहां से शुरू करूं कि अभी जो भाजपा के प्रवक्ता था उन्होंने एक बात बोली कि जो राष्ट्रीय मुखिया है हमारी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, वो लोगों के बीच जा रहे धूल फाक रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि जिंदगी में इनके नेता कभी लोगों के पास जाकर के धूल ना फाके और हम लोगों के बीच में घूमते रहे। लेकिन आपसे मुझे उम्मीद थी कि अगर हम ये बात बोलते तो आप जरूर ये कहते कि राठी जी बताइए नेता क्यों नहीं जाएंगे लोगों के पास, लेकिन आपको उस पर जरूर बोलना चाहिए था। फिर भी आप हमारे आदरणीय, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पर बोलोगे तो रुकना पड़ेगा। रुक जाओ, मेरी बात फिर से सुन लो, हमेशा के लिए। नहीं, अभी चुनाव लंबा चलेगा, हमेशा के लिए सुन लो भाई, हमेशा के लिए समझ लो। मैंने कहा नेताओं को चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाना चाहिए, ये नहीं कहा कि बूथ में जब वोट पड़ रहा हो तो बूथ में जाके एजेंट का काम करना चाहिए, ये कभी नहीं कहा मैंने। अच्छा, गजब बात करते हो यार। तो विपक्ष की आपको इतनी कभी नजर आती है, सत्ता की एक भी नहीं आती क्या? अब अपना ट्रैक चेंज कर रहे हो, अब ट्रैक चेंज करो अभी। ना ना ना, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। ना ना ना, अब ट्रैक मत चेंज करो, ट्रैक मत चेंज करो, सीखते हैं। मैं ट्रैक मत चेंज करो मित्र, अपनी पार्टी का पक्ष रखो, ट्रैक मत चेंज करो, सब मत करो। अमिताभ जी जी, कन्नौज का चुनाव हम इसलिए जीतने जा रहे हैं जी, क्योंकि 2014-2019 में जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया था तो एक खोखले निकले। इन्होंने चंदा ले लिया, धंधा दे दिया, इन्होंने युवाओं को फांसी पे लटका दिया, किसानों को मार दिया, इन्होंने किसानों को फसल का दाम नहीं दिया और आज देश को ऐसी जगह धकेल दिया कि जहां सिर्फ इन्हें एक वर्ड याद है, मंगलसूत्र, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ये रोजगार पे बात नहीं करते, ये किसी भी ऐसी चीज पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात नहीं करते जी। ये दलित और पिछड़ा विरोधी है। और सुब्रतो पाठक की अगर मैं बात करूं तो उनकी अगर आप वीडियो देखेंगे, तमाम किस्से देखेंगे, दलित अधिकारी को धमकाना, अपशब्द यूज करना, ये वो लोग हैं जो पिछड़ा दलित विरोधी तो है ही, जो अगड़े भी हैं और जो इनके सताए हुए उनके भी विरोधी हैं। ये मानवता के विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि पिछड़ा दलित को किसी तरीके से धकेल दिया जाए, मरवा दिया जाए, कटवा दिया जाए। ये वो लोग जनता अब परेशान हो चुकी है। ठीक है विजय राठी, अब रुकना होगा, अब आपको रुकना होगा, आपको रुकना होगा। आगे सारी बात आ गई, काफी आ गई, बहुत ज्यादा आ गई, आपको रुकना होगा। इसमें किसी बहस की गुंजाइश नहीं।
जिसके खिलाफ दलित और पिछड़े हों देश में, वो चुंगी से लेके लोकसभा तक कोई चुनाव नहीं जीत सकता, कोई तुर्रमखा हो। विजय राठी, आपके ध्यानार्थ निवेदन कर रहा हूं, जिसके खिलाफ देश में पिछड़े और दलित हों, वो कोई माई का लाल कितना भी बड़ा नेता हो, चुंगी के चुनाव से लेके, अरे रुक जाओ भाई, सांसदीय तक का चुनाव नहीं जीत सकता कभी, समझ गए? अगर जीत रहा है तो इसका मतलब पिछड़ा और दलित उसको वोट दे रहा है। ये बात दिमाग में बैठा लो, अच्छा है, ठीक है ना? ये तथ्य दिमाग में बैठा लो, बोलने से नहीं होगा ना मित्र। इस देश में पिछड़े और दलित की आबादी जोड़ दीजिए, उनके बिना समर्थन के कोई जीत सकता है, एमएलए बन सकता है, कोई नगर पालिका में जीत सकता है, कोई एमपी बन सकता है? नहीं। तो जो बन रहे हैं इसका मतलब उनको पिछड़े और दलितों का समर्थन मिल रहा है। ये बात मान लीजिए, उतना ही अच्छा है। परिपक्व राजनेताओं को ये सबक सीखना चाहिए। खैर ठीक है। आलोक वर्मा जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपने नौजवानों को फांसी पर चढ़ा दिया, किसानों को फांसी पर चढ़ा दिया, दलितों का उत्पीड़न किया, पिछड़ों का उत्पीड़न किया। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से फिर तो आपको एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिसके खिलाफ नौजवान, किसान, दलित और पिछड़े हों, वो इस देश में चुंगी की एक सीट भी नहीं जीत सकता, लोकसभा छोड़िए। आलोक वर्मा, और यह घोषित कर दिया इन्होंने, स्टैंप लगा दी कि पिछड़े, दलित, किसान, नौजवान आपके खिलाफ हैं। नहीं, पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ कि अगर सब हमारे खिलाफ होते तो 2014 के बाद से 10 साल हो गया, संसदीय इलेक्शन के 10 साल हो गए, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री। योगी जी जो है 35-36 साल बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 35-36 साल बाद ये करिश्मा हुआ। 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर हमने नौजवानों के लिए काम ना किया होता, हमने किसानों के लिए काम ना किया होता, हमने महिलाओं के लिए काम ना किया होता, हमने जाति में, हमने धर्म में किसी को बांटा नहीं, हमने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर सबका प्रयास होगा तभी हिंदुस्तान बनेगा। विजय राठी, लगातार आवाज नहीं जाएगी, व्यर्थ परिश्रम मत करो, आवाज नहीं जाएगी। जब ये बोल लेंगे उसके बाद जब आपका अवसर आएगा तभी आवाज जाएगी, व्यर्थ में परेशान नहीं हो। हाँ भैया बोलो। आलोक, हमने सबको जोड़ा, उत्तर प्रदेश में सबको जोड़ा, हिंदुस्तान में सबको जोड़ा, जातियों के हिसाब से बंटवारा नहीं किया, धर्म के हिसाब से बंटवारा नहीं किया, तब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। और जो जिस पार्टी को आप कभी कहते थे ना कि शहरी इलाकों की पार्टी है, कस्बाई पार्टी है, आज उसको गांव के इलाकों से, गंवई, शुद्ध गंवई इलाकों से भी उसको वोट मिलते हैं, उसको कस्बों से भी वोट मिलते हैं, उसको शहरों से भी वोट मिलते हैं। तो हमने हिंदुस्तान में आम लोगों का सपना पूरा किया। 21वीं सदी में जिस तरीके का हिंदुस्तान नौजवान देखना चाहता था, जो सड़क, पानी, बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में थी, उसको हमने टैकल किया, उसको हमने पूरा किया। जो बिजली की समस्या थी, एक जमाना था उत्तर प्रदेश का हाल, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, तो मैं तो देखता था कि किस तरीके से बिजली के तारों पे कपड़े सुखाया करते थे। 2017 के पहले क्या हाल बिजली का था, क्या हाल सड़क का था। पूर्वांचल में चले जाइए, आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, आप जाइए ना, आप जाइए अम्बेडकर नगर, आप जाइए अयोध्या, आप जाइए मऊ, आप जाइए आजमगढ़। पहले मऊ आजमगढ़ का क्या इलाका था? माफिया वहां पे क्या करते थे, जो भी सड़क बनाने आएगा, जो भी कुछ और करने आएगा, विकास की कोई परियोजनाएं लेके आएगा, उससे वसूली करते थे। वसूली राज से हमने आम लोगों का राज बनाया है, तरक्की का राज बनाया है। ठीक है आलोक वर्मा, ठीक बात। आप कह रहे हमने विकास किया, सबको साथ लेके चले। मनीष जी के पास चलूंगा। मनीष जी, मैं ये बात हमेशा राजनीतिक मित्रों से कहता रहा कि अपार्ट फ्रॉम थेथरई के परे जाके अगर सोचें तो दलित और पिछड़े जिसके खिलाफ, युवा और किसान छोड़ दो, वो भी जोड़ दो तब तो चुंगी की भी सीट नहीं जीत सकती। दलित और पिछड़े ही जोड़ दीजिए तो 70% आबादी हो जाती देश की। यानी कोई पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती जिसके खिलाफ दलित और पिछड़े हों, नहीं। और अगर कोई पार्टी जीत रही है तो इसका अर्थ है कि उसको दलित और पिछड़े वोट दे रहे हैं, नहीं जी। केवल अपर कास्ट के वोट से तो आप लोकसभा में नहीं पहुंच सकते, विधानसभा में नहीं पहुंच सकते, चुंगी में भी नहीं पहुंच सकते जी। तो मेरी बात समझ में नहीं आई। जैसे हमारे मित्र कहते हैं विपक्षी दल वाले कि भाई किसान, मजदूर, युवा, महिला, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक, इतने लोग भाजपा के खिलाफ हैं जी। तो फिर मुझे लगता है भाजपा को चुंगी का चुनाव भी नहीं जीतना चाहिए। अर्थमेटिक तो यही कहता है, नहीं
जी 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 अमिताभ जी, विपक्ष को ना अगर थोड़ा बहुत भी आपको सुन ले, जैसा आप अभी बता रहे हो, तो मुझे लगता है एक अच्छी एनालिसिस हो जाए। 5 महीने पहले छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव होता है, 2/3 बहुमत आता है मध्य प्रदेश में। वहां छत्तीसगढ़ में सरकार चली जाती है, जो सरकार होती है वो दूसरी 2/3 बहुमत से आती है। तो कौन वोट दे रहा है? ये वोटर कहाँ से आ रहा है? या सिर्फ बहुसंख्यक ही इतना वोट दे रहे हैं? ये लोग नहीं समझते उस अंडर करंट को। ये सिर्फ उनका नाम लेते, उन तक नीतियां नहीं पहुंचाते, उनसे बात नहीं करते। पीडीए बोलते हैं, टिकट्स में पीडीए नहीं दिखता है। क्या कोई यादव कैंडिडेट परिवार के बाहर नहीं है? एक यादव को बीजेपी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाती है, क्या कोई उसको जानता था? लेकिन इनको 5 यादव कैंडिडेट मिलते हैं। डिबेट्स में बोलने से ये बदलाव नहीं आएगा, आपको जमीन पे जाना पड़ेगा। 5 में इतना अत्याचार हो रहा था देश में, और मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत आता है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर भी बदल दिया जाता है, यादव चीफ मिनिस्टर लाया जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हार जाती है। छत्तीसगढ़ में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और कांग्रेस की सरकार हार जाती है। तो क्या पोस्ट पोल एनालिसिस कोई करता है? अभी आपकी मैं डिबेट में ही देख रहा था, राहुल गांधी जी जब रायबरेली अमेठी में वोट मांग रहे, परिवार के लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे। मेरी दादी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, मेरे दादा थे। अरे देश इस चीज को अब नहीं सुनना चाहता। वो लोग बहुत महान लोग थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन आज देश कुछ नया चाहता है। आप कांग्रेस के लिए वोट मांगो, आप परिवार के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? ठीक है मनीष बाबू, ठीक है। विकास श्रीवास्तव, वही प्रश्न मेरा, कोई भी पार्टी हो, उसका नाम कोई हो, कोई नेता हो, देश में पिछड़े और दलित जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो चुनाव नहीं जीत सकता, ना गाजियाबाद में ना गाजीपुर में। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? और अगर चुनाव जीत रहा है तो ये फिर एनालिसिस फर्जी हो जाती है कि दलित और पिछड़े खिलाफ है। दलित और पिछड़ों के सक्रिय समर्थन के बिना कोई लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंच सकता, कोई पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। विकास श्रीवास्तव, मोदी सरकार के 10 वर्षीय कार्यकाल में एनसीआरबी के आंकड़े और सरकार के मंत्रियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि पूरे देश में दलितों पर उत्पीड़न, दलितों का जो उत्पीड़न है वो 4 गुना बढ़ा है। आजादी की बात का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दूसरा, रोहिणी आयोग हो, चाहे वो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की 400 पन्ने की रिपोर्ट, पिछड़ों को जो संवैधानिक अधिकार मिलने की समीक्षा थी, सर्वेक्षण था, उसका खड़ा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार अति पिछड़े दलितों के स्वाभिमान सम्मान के साथ कुठाराघात हो रहा है, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और उनके भविष्य की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें छतंद किया गया है। 80 करोड़ लोगों को केवल उनके स्वाभिमान सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को छीनने के बाद केवल 5 किलो राशन की हैसियत में उनका रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। वैश्विक स्तर पर भारत के दलितों और पिछड़ों का जितना अपमान मोदी सरकार ने किया आज तक नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इनको थोड़ा सा भी आशीर्वाद दिया था 2019 में, इनके झूठ, इनके जुमलों पे, बड़े बड़े नारों और होर्डिंग पर प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे उस पर जो प्रभावित हुए थे, उन्होंने अपने इन पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में पूरी तरह से नकार दिया है। न कभी दलित पिछड़ा इनके साथ था, न है। ठीक है विकास, अब रुकना होगा आगे बात, अब रुकना होगा। आ रहे हैं राठी साहब, आपके पास आ रहे हैं। 19 में दलित, विकास ने कहा 19 में दलित पिछड़ों ने आशीर्वाद दिया, आप बोलोगे इनके खिलाफ खड़े हो गए लाठी लेके। सरल भाषा में उसका अर्थ ये है, ठीक। 24 में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में दलित पिछड़ा नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है क्या? राजस्थान में दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है क्या? वो वोट नहीं डालते? गजब कर रहे हो। और लाइन तो सही ले भैया, टिकट तो सही ट्रेन का पकड़ो। खैर चलो, आप कांग्रेस की मर्जी, वो अगर यही टिकट लेके किसी ट्रेन में बैठना चाहती तो मेरी शुभकामना। विजय राठी, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। दलित पिछड़े, इसका बड़ा शोर है कि भाई दलित और पिछड़े भाजपा के खिलाफ, हम मान लेते हैं। अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ 3 राज्य का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां का परिणाम क्या बता रहा? वहां दलित पिछड़े ने उन्हें वोट नहीं डाला क्या? विजय राठी,
मैं अमिताभ जी सवाल का जवाब देता हूं, वहां डाला है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं, वो पूर्ण रूप से विरोध में है। देखना, इसी पे मैं आपकी जवाब दूंगा, लेकिन एक बार इनकी बात का जवाब दे दूं। अभी भाई साहब बीजेपी वाले बोल रहे थे कि हमारे समय में सरकार में जो बिजली के तार थे वो कपड़े सुखाने के काम आते थे। मैं अगर इनकी बात मान भी लूं तो तारों पे कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि इनकी सरकार में लोगों के पास कपड़े बचे ही नहीं, खाली चड्डी बची है, उसे भी छीनने के चक्कर में। और दूसरा बता दूं, इन्हीं के मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उस समय पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, 52,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में शिलान्यास करके गए थे। और 2 प्लांट तो मैं भी बता रहा हूं, हरदोगंज अलीगढ़ और घाटमपुर कानपुर, जो आपने रोक दिए। आपकी पोल, आपके जुमले अभी खुल जाएगी। एक प्लांट का नाम बताना अगर आप बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपकी योगी सरकार ने लगाया। एक प्लांट का नाम बता के जाना इस पे, मेरा पूरा टाइम आप ले लो, ऐसे मत भागना और बात को घुमाना मत। एक बिजली का प्लांट बताओ, पावर प्लांट आपने डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन कुछ किया उत्तर प्रदेश में? ठीक है, बोलना कहां से बिजली लाए तुम? बीजेपी के दफ्तर में बिजली बन रही है, या आरएसएस वालों के दफ्तर में बिजली बनती है, या नेताओं के घर में बिजली बनती है? बताओ कहां से आ रही है उत्तर प्रदेश? इतना बता दो कितनी उसको जरूरत है और कितनी कैपेसिटी और कितनी आप पूरी कर रहे हैं। हमारी सरकार के टाइम पे ठीक है राठी साहब, ठीक, 18,000 26,000 मेगावाट छोड़, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। आलोक वर्मा, मेगावाट नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी पूछ रही है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि बिजली का एक भी प्लांट आपने लगाया हो तो उसका नाम मत बताओ, नहीं तो क्या आपके दफ्तर से बिजली आती? ये उनका प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा प्रश्न वहीं खड़ा था, मैं इस तरह के प्रलाप में कैसे शामिल कर लूं खुद को कि जहां अभी चुनाव होके चुका, जहां दलित और पिछड़ों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, आदिवासी बहुल राज्य, क्या वहां बता दे वो छोड़ो तुम चुनाव, अब की हो रहा दलित पिछड़ा सब खिलाफ है, महिला और युवा और सब। तब तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये दुस्वप्न साबित होगा चुनाव, 2-4 सीट भी नहीं आएंगे आलोक जी, जब दलित, पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक, युवा और किसान 6 लोग खिलाफ हैं। तो इसके बाद बचता कौन है वोट देने वाला? आलोक वर्मा साहब, ये तो लगातार हम बता रहे हैं कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है। 14, 17, 19, 22 कोई भी गंवाई इलेक्शन, कोई भी शहरी इलेक्शन, नौजवानों ने हमको वोट दिया, महिलाओं ने हमको वोट दिया, मुसलमानों ने हमको वोट दिया, सभी जातियों ने हमको वोट दिया, वो चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान यही तो है कि इसमें कि कोई एक वर्ग समूह के नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका साया है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आगे बढ़ रही है साहब क्योंकि हम नए तरीके से सोचते हैं। अभी हमारे साहब कह रहे थे बिजली, अरे साहब अपने घर चले जाइए, अपने गांव चले जाइए। अगर आपके घर में लट्टू चमक रहा है तो बीजेपी ने कुछ किया होगा ना साहब। अरे साहब, हमने बिजली के खंभे भी सही किए, पुराने जहां से पावर प्लांट बना दीजिए, वहां की सही की, और साथ में सूरज की रोशनी का भी कैसे उपयोग हो सकता है, इस पर भी हमने काम किया है। इसमें विजन की जरूरत होती है। मोदी जी के पास एक जगह का नाम अमिताभ जी, एक नाम पूछे इनसे, एक नाम एक पावर प्लांट। तुम झूठे हो, तुम्हारे जुमले हैं, तुम दूसरे का काम, राम का नाम अखिलेश का काम, राम का नाम अखिलेश का काम, राम का नाम अखिलेश का काम, इसी के सहारे तुम उत्तर प्रदेश में जीते। राम का नाम अखिलेश का काम, एक पावर प्लांट का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक पावर प्लांट, एक यूनिवर्सिटी, एक डिग्री कॉलेज, एक स्कूल आपने बनाया हो, लोगों को नौकरी दी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। एक पावर प्लांट का नाम बताओ, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, एक ऐसी नौकरी जो कोर्ट में लगे हुए जिसका पेपर लीक ना, उसका नाम बताओ। एक पावर प्लांट का नाम बताओ ना, बिजली का प्रोडक्शन किया हो आपने, बताओ कहां से बिजली लाते हो आप, बताओ ना कितनी कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश को, कितनी बिजली की जरूरत है, बताओ। एक पेपर जो लीक ना हुआ, एक पेपर जो लीक ना हुआ हो, बताओ कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। दरोगा का पेपर आउट, सिपाही का पेपर आउट, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर आउट, 12वीं का पेपर आउट, 10वीं का पेपर आउट, सिपाही का पेपर आउट, दरोगा का पेपर आउट, टीचर का पेपर आउट, टीईटी का पेपर आउट, सीटीईटी का पेपर आउट, आरक्षी का पेपर आउट, एसएससी का पेपर आउट, यूपी बोर्ड का, यूपीएससी के आउट, आरओ का पेपर आउट, जितने पेपर हुए सारे पेपर आउट। देश संविधान से चलेगा और सीट मांग रहे हो, देश का संविधान पार्टी ने देख लिया साहब,
आप 2012 और राम का नाम, अखिलेश का काम और राम का नाम, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये काम है आपका। एक बिजली घर का नाम बताओ आपने लगाओ, एक बिजली घर का नाम। बिजली कहाँ से देते हैं उत्तर प्रदेश वाले बताओ। सरकार नहीं चाहिए, लुटेरों की सरकार नहीं चाहिए। 4000 में बिजली का कनेक्शन लगता था, आपके टाइम में 1 लाख रुपए में किसान बिजली का कनेक्शन लेता है। बताओ ये इतना महंगा कैसे है? कब हमें महंगाई से निजात मिलेगी? बताओ गन्ने की पर्चियां क्यों नहीं आ रही? गन्ने का दाम क्यों नहीं मिल रहा? किसान को फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा? उनकी खाद की बोरी में से 10 किलो चुरा लिया किसानों की फैक्ट्री खुल गई। दलित और इस बार शहरों में जाइए और देखिए कैसे बिजली की फैक्ट्री खुल गई है। बिजली घर का बताओ ना। तुमने कहा तारों पे कपड़े सूखते थे, तुमने लोगों के पास चड्डी छोड़ दी, कपड़े छीन लिए लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, दोनों लोगों की बात आगे आगे अब आप ये थित रही है। ठीक है, दोनों को रोक दीजिए, दोनों की आवाज रोक दीजिए। हो गए आगे आगे भाई आगे। राठी साहब आगे, काफी हो गए, अभी तो 4 जून तक चर्चा चलेगी। आगे बात अच्छे से आगे, अब ठीक है ना। इतना एक ही साथ सब बोल दोगे तो 4 जून तक क्या करोगे? कथा भी अध्याय से होती है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, फिर पंचम अध्याय, फिर प्रसाद बढ़ता है। इतनी जल्दी क्या चल रहा है? मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी, बुनियादी बात कहूंगा। 4 तारीख को भी हम भी यहीं, आप भी यहीं। क्या मैं लंबी चौड़ी कहानी में पढ़ता ही नहीं, मैं स्वयं पितरोदा थोड़ी ना हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं। पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, किसान खिलाफ, महिला खिलाफ, युवा खिलाफ, विद्यार्थी खिलाफ, सब खिलाफ हैं। तो भाजपा को वोट आने चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। लाख वोट भी आ जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि जब सब खिलाफ हैं तो वोट तो ये लोग डालेंगे, और कौन वोट डालेगा? ठीक, सब खिलाफ है, मान लिया, ओके। अब इसमें तो झगड़ा नहीं करो मुझसे, मैं तो आपकी बात मान ली, मोहर लगा दी, उस पर ठप्पा मार दिया। सब खिलाफ हैं इनके। 4 जून तो आएगा, तब ये नहीं कहने दूंगा कि वो फलानी जगह बिजली तार डाले थे कि नहीं डाले, तो उस तार का लंबाई बताओ, ये नहीं कहने दूंगा। तब उस दिन पूछूंगा कि भाई तुम लोग जो बता रहे थे, पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, महिला खिलाफ, किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, बुढ़ा खिलाफ, अधेड़ खिलाफ, ये कहाँ जीत गए और आप क्यों हार गए? और एक बात फिर कहूं, विजय राठी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विजय राठी ज्यादा उत्साही हैं। मेरी बात लिख लेना मित्र, आजकल नेता सब लिख के गारंटी दे रहे हैं ना, तो थोड़ी बहुत हम भी लिख के दे दें। 24 में अगर ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं रहा तो 27 में समाजवादी पार्टी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से दो चार होगी। मैं फिर कह दूं, कांग्रेस मुक्त है, उन्मुक्त है, क्या उस पर कोई संकट नहीं आने वाला। और क्या संकट आएगा? जितना आना था आ लिया। उन्मुक्त है, मुक्त है, विदेह है, वीतरागी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। क्या फर्क पड़ रहा? उसको कौन सा 27 में चुनाव लड़ना, सरकार बनानी है? नहीं ना। लेकिन अखिलेश यादव को तो लड़ना होगा ना चुनाव। तब ये नहीं चलेगा पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, किसान खिलाफ, महिला खिलाफ ना। तब कितना हो जाएगा फिर जब जोड़ लो। अब विजय राठी काय को एनर्जी खराब कर रहे हो? मेरे साथ इतने समय से बैठ रहे हो फिर भी तरीका नहीं सीख रहे हो यार। 17, 19, 22, 24 4 चुनावों के बाद आप 27 में इंटर करेंगे, ये जान लीजिए। फिर विकल्प नहीं बचेंगे ना मंच पर बोलने के लिए कि सब इनके खिलाफ हैं, इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। नहीं, और कर दिया होगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये जमीन पर होंगे भाजपा वाले। 80 सीट आप जीतोगे, 80 चलो ना जीतो, कांग्रेस की छोड़ो, आप अपनी तो 63 जीतोगे। लेकिन अगर नहीं जीते तब फिर आपके कहे का माना जाएगा कि ये इसमें वजन नहीं है, ये सामान्य बातें हैं, बस यूं ही बोलने के लिए बोल दी गई, इनके पीछे कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई सच्चाई नहीं। जान लीजिए, किसान का बिल नहीं, बिजली की समस्या है, किसान को गन्ना की समस्या है, मक्का की समस्या, सब मान लिया। जो नहीं बोला मैं वो भी मान रहा हूं, इनके खाते में डाल दे रहा हूं। लेकिन वोट के बाद रिजल्ट आएगा ना मनीष बाबू, उस रिजल्ट को ना हम चेंज कर पाएंगे, ना राहुल गांधी, ना अखिलेश यादव, ना योगी आदित्यनाथ। फिर तब कहां जाएंगे? तब कहां जाएंगे भाई? इसी वोट से तय होगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी के अंदर अलग से वोट होगा उससे सांसद बन जाएगा आदमी, ऐसा तो संभव नहीं।
फिर इस बात को उसी स्तर पर जाके लीजिए मित्र मेरे। सब खिलाफ है, कुछ नहीं किया इनने, तो इनको हार जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। नहीं, वोट हो रहा है, 5 साल बाद हर जगह चुनाव हो रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि भाई 5 साल चुनाव कैंसिल कर दिया, बोले नहीं अब इस राज्य में 10 साल बाद कराएंगे, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जब अलायंस हुआ था, क्या ये सच नहीं है? तब 47 सीट जीतकर आई थी विधानसभा में 403 में, क्या ये सच नहीं है? तब भी इस प्रदेश में पिछड़ा था, दलित था, किसान था, मजदूर था, नौजवान था ना? ऐसा तो था नहीं, तब ये लोग थे नहीं। न केवल आरएसएस के वोट देने से भाजपा सरकार में आ जाती, आरएसएस के सारे स्वयंसेवक भी वोट देने तो भी ये सरकार में तो नहीं आ सकते। आप क्यों नहीं आए, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। इसमें नाराज होने से कोई फायदा नहीं। आप अपनी पार्टी के व्यक्ति को लोकनायक जननायक चाहे जो बताओ, लेकिन मेरी नजर में लोकनायक जननायक छोड़ो, तब मैं मानूंगा कि यह आदमी नेता है जब जीत के दिखाए, पार्टी को जिताए। बाकी आपका पार्टी का प्रवक्ता अपने नेता को जननायक बताए तो उससे के लोकनायक थोड़ी ना हो जाएंगे। आप जिता सकते हैं तो आप इंदिरा गांधी हैं, आप जिता सकते हैं अपने चेहरे पर तो आप मोदी हैं, आप जिता सकते हैं चेहरे पर तो मुलायम सिंह हैं, नहीं जिता सकते तो नहीं है। लग्गी लगाने से बड़ा नहीं होगा कोई मित्र, जान लीजिए। ना ना ना, राहुल गांधी का विषय छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव को एक चुनाव चाहिए जिसमें वो ये क्लेम करें कि मुलायम सिंह जी की छाया से हटके मैंने अपने कंधों पर समाजवादी पार्टी को विजय दिलाई है। उस दिन वो नेताजी हो जाएंगे। इसमें कोई बुरी बात कह दी क्या? नाराजगी होने की बात कह दी? नहीं समझ में आया, अच्छी बात समझ में आ जाए, और अच्छी बात ना समझ में आए ठंडा पानी पियो भाई, वरना आप ही उनको लोकनायक कहेंगे। जनता कोई नायक नहीं मानेगी, जनता नायक माने उसके लिए एक बार उनको जिता के लाना पड़ेगा पार्टी को। राहुल गांधी का विषय छोड़ दीजिए, कांग्रेस का वो अलग भाव भूमि में विचरण कर रही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उनका फोकस है कि भाई रायबरेली में क्या होता है देख ले, इतने तक वो कन्फाइंड हो गए। लेकिन आपके तो परिवार के ही 5 लोग लड़ रहे हैं, आपकी अकेली रायबरेली थोड़ी ना है, आपके लिए तो 5 रायबरेली हैं। इसलिए मैंने कहा मित्र, चुनाव को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। जो जीतेगा उसके खिलाफ जनता नहीं, उसके पक्ष में जनता है, और जो पराजित हुआ उसके खिलाफ जनता है। ये बेसिक चुनाव का संदेश होता है। इससे न हम इनकार कर सकते, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न भाजपा, न जनता दल, न लोकदल, न तृणमूल, न कोई मूल। जो जीतेगा, जनता जिसके माथे रोली चंदन लगा रही है, इसका मतलब जनता को उसका काम पसंद है, आचार व्यवहार पसंद है। जिसको बहिष्कृत कर रही है, वनवास दे रही है, इसका मतलब जनता को उसका काम पसंद नहीं। एक छोटा सा विज्ञापन देख लीजिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? आज काशी के 5 किलोमीटर मार्ग पर भव्य विशाल रोड शो और कल पतित पावनी गंगा में स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के उपस्थिति में अपना नामांकन भरेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। कल गंगा सप्तमी भी है और शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो नक्षत्रों का भी अच्छा संयोग है, अद्भुत संयोग है। तो गंगा सप्तमी को नरेंद्र मोदी बहुत संभव है गंगा में डुबकी लगाएं। काशी में बाबा विश्वनाथ और गंगा 2 की मर्यादा सबसे बड़ी है, सबसे सर्वोच्च है और उन दोनों मर्यादाओं को का संस्पर्श करेंगे नरेंद्र मोदी कल। इसलिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और उसके विरोधी दलों के लिए भी, क्योंकि चुनाव प्रतिस्पर्धा है। तो आपका प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, इस पर भी नजर रखनी होती है। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open.